हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार ब्राइट करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आफ्ताब आलम। आज के इस लेक्चर में हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का रिमेनिंग पार्ट जो बच गया था, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो चैप्टर है, क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया में इसको लेकर के कंजर्वेशन के लेकर के क्या क्या प्लानिंग की गई है, क्या क्या रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। उसके बाद से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को लेकर के कुछ खास कम्युनिटी के लोग या जो भी हैं उनके द्वारा क्या क्या किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि इस वीडियोज़ के माध्यम से ज़्यादा बच्चे जो है अपने स्टडी को अच्छा से कंटिन्यू रख सकें करें। और इस वीडियोज़ को देख करके जो लोग स्टडी नहीं करते हैं वो लोग इस वीडियोज़ को देख करके अगर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्वेशन में थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है हम लोगों के लिए एक अचीवमेंट होगा। इस वीडियोज़ को देख करके लोग अगर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और कहीं ना कहीं इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, तो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोगों को इसके कंजर्वेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इस रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियोज़ को आप पहले देख लें। प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ है, आप वहाँ जा कर के पहले उसे देख सकते हैं और उसे देखने के बाद से इस वीडियोज़ को देखें, तब जा कर के आपको कहीं ये समझ में आएगा अच्छा से। तो उसमें हम लोग जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं इसके बारे में हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं, हमारा ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं जो है उस पर इम्पेक्ट डाल रहा है, कहीं ना कहीं उसको डैमेज कर रहा है। हम लोग जो है बहुत सारे कामों के लिए, अपने सारी ज़रूरतों के लिए कहीं ना कहीं हम लोग फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड रहते हैं। हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, वो सब जंगल से मिलता है। हम लोग जंगलों को काटते हैं। तो इसमें हम लोग अभी इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो है फ्लोरा एंड फ्यूना का जो डिप्लीशन होता है, यानी जंगल काटे जाते हैं, वनों का जो ह्रास होता है, जीव जंतु कम हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो कई रीज़न होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। हम लोगों को भाई लकड़ी चाहिए जलावन के लिए, लकड़ी के लिए हम लोग पेड़ पौधे को काटते हैं। उसके बाद से हम लोग लकड़ी के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, उसके बाद से हमें तरह तरह की और भी चीज़ें चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे छाल चाहिए, कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हमें औषधि के रूप में छाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से पत्तियों के लिए जो है पेड़ पौधे को काटा जाता है। रबर्स मिलते हैं मेडिसिन्स के लिए, और डाइज यानी बहुत सारे कलर्स वगैरह भी पेड़ पौधे की पत्तियों वगैरह से तैयार की जाती है। भोजन के लिए भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं फल फूल को लेकर के भी हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्यूल्स प्राप्त होता है, मवेशियों के लिए चारा, खाद, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं इस फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं और उन्हें काटते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इनको, जंगलों को नष्ट करते हैं। उसके बाद से जो है जंगल जो है सबसे ज़्यादा तो तब नष्ट होते हैं जब किसी तरह का कोई माइनिंग एक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं ज़मीन के अंदर पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, जो पूरा जंगल वन से पूरा भरा पड़ा है, उसके नीचे अगर कोई ना कोई
मिनरल्स वगैरह मिल जाता है, तो वहाँ पर माइनिंग की जाती है, उसको खुदाई की जाती है। तो खुदाई करने के लिए वहाँ पर उस पूरे पूरे जंगल को पहले काट दिया जाता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको दिखाएंगे कि कैसे इसका इम्पैक्ट जो है कैसे काटा जाता है क्या है, और इसमें आप पहले समझ लें। उसके बाद से कुछ एग्रीकल्चर होते हैं खेती करने के लिए। अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड तो उतना ही है, धरती उतना ही है, एक धरती से दो धरती नहीं हुई है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,84,000, वो आज भी उतना ही है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है। और जनसंख्या को भरण पोषण पालन पोषण करने के लिए हमें कहीं ना कहीं खेती योग्य भूमि की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। तो हम जब खेती योग्य भूमि की अधिक आवश्यकता पड़ने की वजह से हम कहीं ना कहीं जो है जंगलों को काटते हैं, और जंगल वैसे इलाके पे खेती करते हैं जो कभी जंगल थे। तो जंगलों को काटकर हम खेत बनाते हैं, तो वहाँ भी फॉरेस्ट का बहुत अधिक मात्रा में जो है डिफॉरेस्टेशन होता है, डिप्लीशन होता है, जो है जंगल कटते हैं। उसके बाद से आपको हम बता देते हैं कि 1951 से 1980 के बीच में बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे काटे गए खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे काटे गए। उसके बाद से ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है कृषि के लिए तो काटी ही जाती हैं, खासकर पर्वतीय इलाके में एक कृषि होती है जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि किसी पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग पहाड़ पर जो है बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उन्हें काट करके खेत बनाते हैं। खेत बनाने के बाद से 2-4 साल 10 साल तक खेती करते हैं, फिर उसकी उपजाऊता कम हो जाती है। उपजाऊता कम होने की वजह से उस खेत को छोड़ करके फिर हम लोग कहीं और जंगल को, दूसरी जगह के जंगल को काटते हैं, साफ़ करते हैं या उसे जला देते हैं और फिर वहाँ खेत बनाते हैं। यानी कि हम अपने खेत को शिफ्ट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह। इस तरह से अलग अलग जगह पर जंगलों को काटा जाता है और इससे बहुत अधिक मात्रा में जंगलों को नष्ट किया जाता है। तो ये जो है एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन का जो ये टेक्निक है, कल्टीवेशन का ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इससे भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में जो है जंगल नष्ट होते हैं। और स्वाभाविक है जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो जंगल में जीव जंतुओं का रहने का घर होता है, और बेघर हो करके ये जीव जंतु बेघर हो जाते हैं और फिर हम ही लोग इनका शिकार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जंगल का डिप्लीशन होने की वजह से, वन के नष्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो है इसका प्रभाव जो है वो वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। बिकॉज उनके हम आश्रय छीन लिए, उनका घर छीन लिए, वो उस पर जिंदा रहते थे, वो उसमें शिकार करते थे, उनके लिए उसमें भोजन मिलता था, उनके लिए उसमें आश्रय मिलता था, हर तरह से जंगल जो उनको सपोर्ट करता था। तो जो हम उनका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट हमने कट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से हम फिर उसको जो है खुद ही जो है शिकार करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद से डिफॉरेस्टेशन जो होता है, जंगलों की जो वनों की कटाई जो होती है, वो अधिकांश मात्रा में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए सड़क बनाना है पहाड़ी इलाके से या कहीं ऐसे इलाके जंगलों से होकर के सड़क बनानी है, तो वहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। आप लोग अभी आप अपने अगल बगल देखे होंगे कि कभी सड़कें पतली हुआ करती थी, जब उन सड़कों को चौड़ीकरण किया गया, जब उन सड़कों का जो है और विस्तार किया गया, यानी सिंगल लेन से जब उन्हें डबल लेन, 3 लेन, 4 लेन किया गया, तो उस प्रोसेस में अगल बगल उस रोड के दोनों तरफ अनेकों लाखों हजारों लाखों पेड़ों को काटा गया, और काटने के बाद से तब सड़क को बनाया जाता है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो या कैनल प्रोजेक्ट हो, इन सभी प्रोजेक्ट की वजह से भी, या फिर रेलवे लाइन बिछाना हो, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है फॉरेस्ट को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। उसके बाद से रिवर वैली प्रोजेक्ट को जब बनाया जाता है, रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है कहीं पे स्टेबलाइज किया जाता है, तो वहाँ पर जब हम लोग डैम बनाते हैं नदियों पे डैम बनाने की वजह से क्या होता है कि जहाँ पर हम डैम बनाते हैं उसके ऊपरी हिस्से में, पर्वतीय ढलानों के ऊपरी हिस्से में पानी का जो है बहुत बड़ा जो है जमाव हो जाता है। जमाव होने की वजह से उस पूरे इलाका, ऊपरी इलाका जो होता है पूरा जलमग्न हो जाता है, वाटर उसमें पूरा भर जाता है। तो वाटर लॉक होने की वजह से, जलमग्न हो जाने की वजह से वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और वन होते हैं, सब पानी में डूब जाने की वजह से सब नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उस इलाके में रहने वाले छोटे मोटे जंगली जीव जितने भी होते हैं, सारे के सारे बेघर हो जाते हैं या तो उस पानी में डूब के मर जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसका इम्पेक्ट जो है उस पर पड़ता है।
तो इसको देखते हुए जो है बहुत सारे जो है प्रोसेस, बहुत सारे काम किए गए। तो उसमें जो है क्या किया गया कि जगह जगह जो है रिजर्व्स वगैरह बनाए गए उनको बचाने के लिए। तो अब इसके बाद से हम लोग जो है माइनिंग भी होती है, माइनिंग होती है तो बहुत सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। और चलिए आप हम इस इमेज के जरिए समझते हैं। ये है टिहरी डैम, ये टिहरी बांध परियोजना है, टिहरी डैम है जो उत्तराखंड के टिहरी नदी पे बना हुआ है। ये गढ़वाल में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब ये नदी जो है यहाँ से ऐसे बहती थी और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जल जमाव इतना नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो है बहुत सारे उस पेड़ पौधे, उस वन में बहुत सारे हजारों तरह के जो है जीव जंतु रहा करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर एक डैम बनाया। डैम बनाने के बाद से इस पानी को जैसे ही रोका, ये पानी का लेयर जो था वो कभी बहुत नीचे हुआ करता था, वो उठ करके यहाँ तक आ गया और इस इलाके में जितने भी पेड़ पौधे थे सब पेड़ पौधे पूरे के पूरे नष्ट हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये डैम प्रोजेक्ट जो होता है उससे भी जंगल जो है नष्ट होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, डिप्लीशन होता है फॉरेस्ट का। उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग लकड़ी के लिए या और भी उनके जो है प्रोडक्ट्स के लिए लोग ले करके हम लोगों ने जंगल को काटा, ये नष्ट कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं ये रोड प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। यहाँ पर ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जितने भी इलाके हैं यहाँ के सारे पेड़ों को लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ों को काट करके और तब जा करके ये जंगल जो है के बीचों बीच से सड़कें बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कैसे लोग जो है पेड़ों को काट रहे हैं खेत बनाने के लिए और फिर काट करके यहाँ खेती करते हैं। बात तो तब ये जो है अगर ऐसा होता कि एक खेत बनाने के बाद से वहीं खेती करते तो कुछ बात जो है हद तक की होती, यानी कुछ बन चल जाता कि चलो भाई कुछ पेड़ कटे लेकिन खेती वहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आज यहाँ पेड़ काट रहे हैं और यहाँ खेत बनाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ इसको छोड़ करके फिर इस जंगल को, यहाँ के इलाके को काटेंगे और इस पेड़ को काट करके यहाँ पर खेत बनाएंगे। तो इस तरह से ये अपने खेत को शिफ्ट करते रहते हैं, इसी को हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इससे भी बहुत अधिक मात्रा में जंगल नष्ट होते हैं और वन जब नष्ट होंगे तो वन्य जीव भी बेघर हो जाएंगे, वन्य जीव भी नष्ट होंगे। उसके बाद से हमारी एक्टिविटी भी बहुत सारी होती है। हम इंसान जो होता है लालची होता है, जानवरों का शिकार करता है, तरह तरह के जो है लालच में आकर के किसी की छाल बेचने के लिए तो किसी का खाल बेचने के लिए, तो हर एक तरह से जो है हम लोग जो है वन्य जीवों को डायरेक्ट टारगेट भी किया करते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में इंडिया के अंदर क्या क्या किया गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। तो 1960 से 70 के दशक में जो है कंजर्वेशन का डिमांड आने लगा कि भाई कुछ किया जाए। हालांकि आपको हम बता दें कि भारत में 1972 ही नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से भारत जो है वह वन और वन्य जीवों के लेकर के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहा है। आपको मालूम होना चाहिए अशोक सम्राट जो है वन और वन्य जीवों को संरक्षण के लेकर के जो है सख्त कानून बनाए हुए थे। यानी अगर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले वन जीवों के संरक्षण का जो श्रेय जाता है वो सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक जो है वन्य जीवों के शिकार पे प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इस तरह से हालांकि ये जो वन्य जीव संरक्षण जो है वो बिल्कुल फोर्स में आया और एक नियम जो बना वो 1972 के आसपास में 72 में बना। 1972 में जो है फॉरेस्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद से बहुत सारे प्रोग्राम भी जो है लॉन्च किए गए। इस नियम के तहत ये बताया गया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शिकार करने पे पूरी पाबंदी लगाई गई। तो इसमें जो है बहुत सारे जीव जो होते हैं, जैसे आपको हम बता देते हैं कि उसके बाद से इस संरक्षण अधिनियम के आने के बाद से जगह जगह पर जो जितने भी जंगल थे, जितने भी वन थे, उनको सरकार निगरानी में ले करके वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए। उसके बाद से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और उनको निगरानी में रखा गया। उसके बाद से कुछ जो जीव हैं उन जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दी गई पूर्ण रूप से।
जैसे टाइगर हैं, एक सींग वाला रिनोसोरस है, कश्मीरी स्टेक हगर जो है हैंगुल है। उसके बाद से क्रोकोडाइल्स की जो 3 स्पीसीज होती है, जो फ्रेश वाटर में रहने वाली, सॉल्टी वाटर में रहने वाली, और एक घड़ियाल जिसको बोला जाता है। फिर एशियाटिक लाइन पे भी जो है प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद से कुछ और भी जो है जीव हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लैक बॉग यानी जिसको चिंकारा कहा जाता है, चिकारा। उसके बाद से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके बाद से स्नो लेपर्ड। इन सारे जीवों पर जो है प्रतिबंध लगा दी गई कि इनका शिकार कोई नहीं कर सकता है, और अगर इस तरह से कोई करता है तो उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब उसके बाद से टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया, देखा गया कि भाई हमारे देश में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए 1973 में ये अप्रैल 1 अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें जो है बाघ परियोजना इसको हिंदी में कहा जाता है। हुआ ये कि बाघों की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही थी, तो ये एक चिंता का विषय थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 1973 में जो है एक बाघ परियोजना बनाई गई, जिसमें बाघों की संख्या को बढ़ाना और उनकी जो संख्या है, जो संख्या उनकी कम हो रही थी, उस पर जो है विचार किया गया। और ऐसा कि जो है इस प्रोजेक्ट के तहत, इस जो है परियोजना के तहत इस बात की जो है निश्चय किया गया कि बाघों की संख्या में जो गिरावट आ रही है उसको कैसे कम किया जाए और कैसे ये बाघों की संख्या बढ़े। तो इस प्रोजेक्ट को जो है प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया गया। इसके तहत जो है हमारे पूरे देश में बहुत सारे जो है राष्ट्रीय उद्यानों को कड़ी सुरक्षा दी गई, और जिसके चलते वहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ी। जैसे जिम कॉर्बेट है, ये एक बाघ के लिए ही रिजर्व है। उसके बाद से जो उत्तराखंड में है सुंदरबन जो है नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है। यह जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बांधवगढ़ है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये बाघ के लिए ही बना हुआ है, नेशनल पार्क है। उसके बाद से सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। मानस जो है टाइगर रिजर्व, ये असम में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। उसके बाद से जो है ये जो है बड़े बड़े टाइगर रिजर्व जो है बनाए गए, जहाँ पर बाघों को फुल्ली यानी बाघों को पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें निगरानी की जाती है, ताकि इनका जो है कोई शिकार न कर सके, इनकी कोई तस्करी न कर सके। आप यहाँ इसको हम आपको इमेज के द्वारा दिखा रहे हैं। यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है जी, जिम कॉर्बेट है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये मानस है जो असम में है, यहाँ जो दिख रहा है ये मानस है। उसके बाद से ये जो है सरिस्का है। उसके बाद से रणथंभौर है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ केरला में ये आपको पेरियार दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पेरियार नेशनल पार्क है जो यहाँ आपको दिख रहा है। तो ये बहुत सारे जो है नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है बनाए गए, जो है बाघों की संख्या को, घटती हुई संख्या को रोकने के लिए और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और क्या क्या चीज़ें होती है जो फॉरेस्ट को डिप्लीट करती है, जंगलों को नष्ट करती है और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचाती है, इनकी संख्या को कम करती है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं बारी बारी से। सॉरी हम लोग ये हम लोग कवर कर लिए थे। अब हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट जो होता है, वो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फॉरेस्ट को कितनी तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो मेनली जो है फॉरेस्ट को जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है 3 जो है ग्रुप में बांटा गया, 3 तरह से क्लासीफाई किया गया। पहला जो फॉरेस्ट होता है उसको बोला जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो होते हैं, ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है जितने भी फॉरेस्ट हैं उन टोटल फॉरेस्ट के लगभग आधे से ही ज़्यादा हैं। इस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं वो उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो है काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, इनका जो है कंजर्वेशन भी किया जाता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को लेकर के। इसके बाद से ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो उन्हें परमानेंट फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में फैले हुए हैं। करीब जो है 75% जो है जंगल जो है रिजर्व फॉरेस्ट
का जो है वो मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं ये जो है 1/3 एरिया पे फैले हुए हैं। उसके बाद से इस फॉरेस्ट के अंतर्गत ये जो फॉरेस्ट होते हैं बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के हिस्सों में पाए जाते हैं। उसके बाद से अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है। तीसरा जो फॉरेस्ट का टाइप होता है वो अनक्लासिफाइड होता है। ये जो है ये केवल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में जो है, गुजरात जो है जहाँ पर, वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आपको बता दें रिजर्व फॉरेस्ट से हम लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते हैं, यहाँ पर सब बिल्कुल सख्त मना होता है। इसका कोई बाई प्रोडक्ट जो है वहाँ से कोई नहीं ले सकता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ से आप पेड़ पौधे काट सकते हैं, उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये थे फॉरेस्ट के जो है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो कम्युनिटी कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को लेकर के, कंजर्वेशन को लेकर के सरकार की क्या प्लानिंग है, उसके बाद से कम्युनिटी का क्या रोल है, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो आपको हम बता देते हैं आदिवासी जो होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं, वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी एक्टिव होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भले वो जंगल पे डिपेंड रहते हैं, जंगलों से बाई प्रोडक्ट, जंगल के बाई प्रोडक्ट से ही वो अपना काम चलाते हैं, जंगलों से ही लकड़ियाँ लाते हैं, खाना बनाते हैं, जंगलों में शिकार करते हैं जानवरों को और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वे वनों को संरक्षण के लेकर के इतने सजग होते हैं कि जब कोई जीव अगर वन्य जीव अगर कोई गर्भवती वन्य जीव होती है तो उसका कभी शिकार ना करते हैं, ना कभी किसी को करने देंगे अपने सामने। दूसरी बात कि वनों में जब अंकुरण का समय होता है, जब वन क्षेत्र में नए पौधे निकलने लगते हैं, तो वे जो है शिकार करने जंगलों में नहीं जाते हैं, शिकार करने जाने से बचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अंकुरित पौधे जो होंगे उनके पैर से कुचल के टूट जाएंगे। वे जंगल में घायल जीवों का, वन्य जीवों का जो है इलाज करते हैं, उनकी जो है इलाज कर, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको कड़ी सुरक्षा देते हैं। और जिस इलाके में जहाँ पर ये ट्राइब्स लोग जंगलों में निवास करते हैं अगल बगल, वहाँ उस इलाके में उधर जंगल से कोई भी तस्कर एक छोटा सा पौधा तक भी नहीं जो है काट सकता है, वहाँ से तोड़ सकता है, बिकॉज ये लोग इतने सजग होते हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान में बिश्नोई परिवार जो है समाज के लोग रहते हैं। ये लोग भी जो है जंगल और वन्य जीवों को लेकर के काफ़ी सजग होते हैं। आपको सलमान खान का जो वो ब्लैक हिरन वाला केस आपको मालूम होगा। आपको ये जान कर के हैरत होगी कि उस जो है हिरन के शिकार करने का जो केस है वो एक बिश्नोई समाज की एक औरत ने किया था, और जिस हिरन का वो शिकार किए थे उसका एक छोटा सा बच्चा था। और आपको हैरत होगी इस बात को जान करके कि उस हिरन के बच्चे को बिश्नोई समाज की जो एक औरत थी वो अपने ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड करा करके उस बच्चे को पाला था। तो ऐसे होते हैं ये जो है खास कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो कुछ इतने ज़्यादा सजग होते हैं। उसके बाद से हमारी कम्युनिटी जो है, हम लोग भी तो जो है हमारे यहाँ का कल्चर जो है वो भी काफ़ी अधिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहा है पहले से। और राजस्थान में आप चले जाइए तो वहाँ भी काफ़ी लोग जो है एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद से आप झारखंड में चले जाइए तो वहाँ के भी लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो वाइल्ड लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लोग अपने हक के लिए, अगर इस इलाके में कहीं भी माइनिंग को लेकर के कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है तो वे उस पर जो है पुरजोर विरोध करते हैं। उसके बाद से संथाल परगना में रहने वाले जो मुंडा जाति के लोग होते हैं वो आज भी महुआ, ठीक है, महुआ और कदम की पूजा करते हैं। वहीं नहीं, उड़ीसा और बिहार में जो है पूजा जो है इमली के पौधे की पूजा की जाती है, और आम के पौधे की भी पूजा की जाती है। जब शादी वगैरह होता है तो उसमें इसकी पूजा की जाती है। बिहार में पीपल, बरगद, इन सब की भी पूजा काफ़ी जो है धूमधाम से की जाती है। लोग बराबर हमेशा जो है पीपल की पूजा करते हैं। खासकर हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है पीपल को देवता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद से हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो प्राचीन काल से ही सजग रही है।
हमारे यहाँ पेड़ पौधों को ही जो है देवता नहीं माना जाता है, पेड़ पौधों को काटना ही पाप नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, जीवों को शिकार करना भी एक पाप मानती है। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ छठ पर्व में जो गीत गाया जाता है, आप यहाँ के लोक गीतों को सुन करके भी पशु प्रेम को समझ सकते हैं। बिहार में छठ पर्व जो मनाया जाता है, उसमें जो है जो गीत आप सुने होंगे, जो है उस गीत में कहीं ना कहीं पशु पक्षियों को प्रेम झलकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, केरा बाजे फरेला घवद के ओई पर सुगा मेड रहा है, यानी एक पक्षी है जो पैरट, उसके ऊपर उसकी प्रति जो है यहाँ के लोगों की करुणा, यहाँ के लोगों का जो प्रेम भाव है, उसको कहीं ना कहीं इस जो है गीत के जरिए दर्शाया गया है। उसके बाद से हमारे देश में रहने वाले जैन धर्म के जो लोग होते हैं, वो वन्य जीवों के को लेकर के इतने सजग होते हैं कि अपने नाक पे पट्टी बांध करके चलते हैं, झाड़ू लगाते चलते हैं, ताकि उनके पैरों से कोई जीव कुचल करके न मरे। तो उसके बाद से ये बिश्नोई समाज के जो है लोग होते हैं, वो चिंकारा वगैरह, ये जो नीलगाय वगैरह होती है, इन सब को लेकर के काफ़ी एक्टिव होते हैं और इन्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं, इनका शिकार वो कभी नहीं करते हैं। इसके बाद से हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को लेकर के कुछ मूवमेंट चलाए गए थे, कुछ आंदोलन चलाए गए थे, जिनमें एक चिपको आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक आंदोलन था। इस आंदोलन के जो जनक थे वो गौरी देवी, उसके बाद से चांडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ये लोग इस चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे। उस समय उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल इलाके में किसी प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे को काटा जा रहा था। तब इन लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया, और विरोध भी कुछ ऐसे किए कि ये लोग पेड़ों से खुद चिपक गए उनकी रक्षा करने के लिए, और इनके अनुयायी सभी लोग, ये और इनके अनुयायी लोग मिल करके पेड़ में चिपक जाते थे और ये अपने आप को समर्पित कर देते थे कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे, आपको अगर पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। और इस तरह से जो है ये आंदोलन जो है अंत में जो है उन वहाँ पर गए जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी लोग थे, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वनों को काटने के लिए गए थे, उन सबको मजबूर हो करके अपना फैसला वापस लेना पड़ा और वहाँ से वापस आना पड़ा। तो इस तरह से इस आंदोलन को जो चूँकि अंजाम जो है पेड़ों से चिपक करके दिया गया, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन ही रख दिया गया। उसके बाद से ये आंदोलन जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर आगे चल कर के बहुत फेमस हुआ और ये एक आइकन बन गया, और इस तरह से लोगों का ध्यान इधर गया, और लगभग इसी आधार पे, इसी बेस पे और भी सभी जिलों में और भी सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के जो है मूवमेंट चलाए गए वन और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के। आपको सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बता देते हैं कि इन्हें जो है चिपको आंदोलन के जनक भी कहा जाता है, और इनका जन्म 9 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था, और विगत कुछ दिनों पहले ही इनकी निधन हुई है। 21 मई 2021 को इनका निधन हो गया। ये बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, और इनका जो है चिपको मूवमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान था। ये चिपको मूवमेंट 1973 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल के, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पे। तब तक आप घर पे रहें, सेफ रहें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने अगल बगल ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि यही जो है सबसे बड़ा धर्म है, और यही सबसे बड़ी जो है भगवान की पूजा है, और भगवान खुदा का सबसे बड़ा इबादत है कि उसकी बंदों की मदद की जाए। मस्जिद, मंदिर ये सब बनाने की बजाय, मंदिर मस्जिद में तरह तरह के पकवान, दूध की नदियाँ बहाने की बजाय हम 2 रोटी अगर किसी गरीब को खिलाते हैं तो कहीं हमारा खुदा ज़्यादा खुश होगा। इसलिए आप सभी से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना हो सके
आप जितना सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। आपसे जितना बनता है, आप किसी को अगर 2 रोटी खिला सकते हैं तो ज़रूरतमंद को 2 रोटी खिलाएं। जिससे जितना हो सके वो अपने आसपास के लोगों को का पूरा ख्याल रखें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके आसपास में कोई ज़रूरतमंद भूखा ना सोए और एक दूसरे की मदद करें। और तरह तरह के जो है धार्मिक उन्माद धर्म को लेकर के, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लेकर के किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को या किसी दूसरे धर्म को आहत न पहुंचाएं। और आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, इंसानियत ही सबसे बड़ी धर्म होती है। धर्म इंसानियत के लिए बनाए गए हैं, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। धर्म इसीलिए बनाया गया ताकि हम अच्छा से जी सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। और जो धर्म किसी की मदद नहीं करता, जब हम जिस धर्म के अंतर्गत रह करके, किसी धर्म के अंतर्गत रह करके हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं, वो धर्म धर्म हो ही नहीं सकता। हम अधर्मी हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने आसपास जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भरपूर मदद करें और एक दूसरे के काम आएँ और सुरक्षा के साथ रहें। इस पेंडेमिक जैसी स्थिति में अपनी रक्षा खुद करें, बिकॉज हमारी सरकारों के पास और अस्पतालों में उतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो अगर हम इस पेंडेमिक जैसी स्थिति में अगर किसी तरह से ग्रसित हो जाते हैं तो हमें प्रॉपर इलाज मिल सके। इसलिए हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए और आसपास की सबकी भी रक्षा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।